प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 10 में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम तीसरे पाठ में मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट को समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसा कि आप नाम से ही बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुद्रा का इतिहास जिससे हम लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, किसी वस्तु का विनिमय करते हैं। मुद्रा का इतिहास अत्यंत पुराना रहा है। वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे कि आप देखते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में से जुड़े हुए एवं बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटरीकरण के नए रूपों में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। हम इस अध्याय में मुद्रा और साख के विषय में अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले जब हम इसका जिक्र करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, या वस्तुओं का हम विनिमय किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा के आगमन से पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि जैसे हम एक सामान दूसरे व्यक्ति को दिए, दूसरे किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम अपना एक सामान दूसरे व्यक्ति को दिए और अपनी आवश्यकता की वस्तु हमने दूसरे से ले लिया। इस प्रकार का हम विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो या दो से अधिक पार्टियां आपसी सहमति के आधार पर वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करती हैं बिना मुद्रा के। कैसे? बिना मुद्रा के, जिसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग यानी आप कह सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के रूप में जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गेहूं का आदान प्रदान करता है, वस्तु विनिमय आदान प्रदान करता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में भी यही आदान प्रदान करता है। लेकिन आप देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा दोष आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, क्योंकि विनिमय के लिए कोई सामान्य मूल्य निश्चित नहीं था। मुद्रा के उपयोग के मांग ने या मुद्रा के उपयोग ने मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। उसकी जो दोहरी आवश्यकता थी उसको समाप्त कर दिया। इसे विनिमय के एक सामान्य माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया और इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया मुद्रा के विषय में या वस्तु विनिमय प्रणाली के विषय में। अब हम समझेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका गुण देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली का गुण क्या, क्वालिटी क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विकेंद्रीकरण प्रणाली है। इसमें विकेंद्रीकरण का मतलब ये हो गया कोई भी चीज सेंट्रलाइज नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, या कोई एक व्यक्ति इसको सर्कुलेट नहीं करता है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का स्तर न्यूनतम तथा क्षेत्र सीमित होता है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें क्या है, उसका क्षेत्र सीमित होगा। किसी एक व्यक्ति को आपने दिया और किसी को एक दूसरा व्यक्ति उसको ले लिया, फिर अपनी आवश्यकता की वस्तु आपने उससे ले लिया, उसका दायरा क्या है, क्षेत्र सीमित है। वस्तुओं के नष्ट होने का भी भय रहता है, लोगों के मन में हमेशा बना रहता है कि ये जिससे मैं सामान लिया हूँ वह क्या होगा, कहीं समाप्त ना हो जाए। ठीक है, अतः वे वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रहण नहीं करते हैं। यह व्यवस्था पूंजीवाद के दोषों से मुक्त होती है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है। फिर है सरल प्रणाली। अशिक्षित व्यक्ति मुद्रा का ठीक से हिसाब नहीं लगा पाते हैं, परंतु वह वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इस आधार पर वस्तु विनिमय
एक सरल प्रणाली हो सकती है। ठीक है, इसका पहला गुण क्या था? विकेंद्रीकरण प्रणाली, दूसरा था सरल प्रणाली। ठीक है, सरल प्रणाली में क्या था हमने बताया कि शिक्षित व्यक्ति मुद्रा का ठीक से हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं, परंतु ये वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, इस आधार पर वस्तु विनिमय एक सरल प्रणाली हो सकती है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोग। आप देखेंगे कि विभिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या रहती है। अतः वस्तु विनिमय द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोग। इसका सबसे बड़ा व्यापार के लिए उपयोग, ये तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी हो गई। चौथी क्वालिटी क्या है इसका? पारस्परिक सहयोग। वस्तुओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान के कारण लोगों में सहयोग की भावना जागृत होती है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए प्रोत्साहन में सहायक होती है। तो सबसे चौथा क्या है? पारस्परिक सहयोग। और पांचवा जो है मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्ति। मौद्रिक पद्धति से दोषों की मुक्ति। दोषों की मुक्ति। ठीक है, मौद्रिक पद्धति में अनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार आदि, परंतु वस्तु विनिमय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा। छठवां है विनिमय प्रक्रिया द्वारा इन दोषों को लाभ, और सातवां है मांग तथा पूर्ति में संतुलन। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।